दोस्तों, अमेरिका इसराइल ने जिस जंग की शुरुआत की थी, उस जंग के बाद से ईरान ने पहले तो काफ़ी वो इमोशनली चार्ज था, लेकिन ईरान ने जो पलटवार शुरू किया है वो अब काफ़ी शंका और आशंकाओं तमाम लोगों को जन्म दे रहा है। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है जैसे कि दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जो अब कोई ना कोई एक साइड लेते नजर आ रहे हैं, चाहे वो यूके का स्टैंड हो या फिर अभी ये जर्मनी का स्टैंड हो कि वो अमेरिका के साथ नहीं देगा। इन सब के बीच आपको बता दें कि बहुत पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो इसके लपेट में आ चुका है। सऊदी अरब में हमले हो रहे हैं, ईरान के कतर में हो रहे हैं, बहरीन में हो रहे हैं, कुवैत में हो रहे हैं। दरअसल वो तमाम ऐसे इंस्टॉलेशन जहां पर अमेरिकी फौजी अड्डे हैं उनको ईरान निशाना बना रहा है। हमारे साथ मौजूद है रिफत अब्दुल्ला, जो न्यूज़ 18 इंडिया के जम्मू कश्मीर के ब्यूरो चीफ हैं। रिफत, आपका बहुत वेलकम है। रिफत, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि जो कुछ आप देख पा रहे हैं, जंग होगी नहीं होगी, ये पहले एक क्वेश्चन बना रहा, उसका फिर हमने ये देखा कि अमेरिका और इसराइल ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत अटैक किया तेहरान पर, फिर जो चार चीज़ें हैं लोगों के सामने है। अभी आप इस सिचुएशन कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले मैं अपने जो व्यूवर हैं हमारे उनको मैं कह दूं कि मैं बस कोशिश में हूं कि कब मैं मिडिल ईस्ट में पहुंचूं। आई एम ऑन वे टू मिडिल ईस्ट। जो ही वहां पहुंचूंगा तो उसके बाद जितने भी हमारे नाजरीन हैं उनको ग्राउंड ज़ीरो की कवरेज देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी मैं वॉर कवर कर चुका हूं, चाहे लेबनान में चाहे इसराइल में। काफ़ी एक्शन जो है ग्राउंड से दिखाई है। जहाँ तक आपका सवाल था, मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि ये जंग छोटी नहीं है, बड़ी होती जा रही है, क्योंकि इस बार बहुत सारे ममालिक इसमें इन्वॉल्व हैं। पूरा मिडल ईस्ट इन्वॉल्व हो गया है। चाहे आप देखिए कि सबसे सेफ समझा जाता था दुबई को, और दुबई में भी इस वक्त बम गिर रहे हैं। तो ईरान खलीफा के आसपास तक बम गिरे, वही मैं कह रहा हूँ। तो इसका मतलब यह है कि इस जंग का दायरा बढ़ गया है। ईरान इस वक्त हर जगह पे हमला कर रहा है, जहाँ जहाँ पे भी अमेरिका की मिलिट्री बेसिस पे है, वहाँ पे किसी भी बिल्डिंग पे हमला हो सकता है, या हो सकता है कि कुछ होटल्स पे भी हमला हो। इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब निशाना कहीं पे साधा जाता है तो कहीं पे निशाना उधर इधर भी लग जाता है। जो ईरानी हवाले से तो खबर ये भी आ रही है कि कुछ अमेरिकी फौजी थे जिन्होंने होटल में वो स्टे किया हुआ था, इसलिए हमने वहाँ देखिए हो सकता, मैं वही कह रहा हूँ कि कहीं पे भी निशाना लगाया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो खाली मिलिट्री बेसिस पे ही हमला करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बिल्ड अप किया है यूएस ने पूरे मिडिल ईस्ट में, यानी अमेरिकन फोर्सेस की प्रेजेंस वहां पे है इन मुल्कों में, तो इसी वजह से वहां पे अटैक्स होंगे। ये तो पहले ही तय था। और पहले ही ईरान ने उसके लिए, जो फॉरेन मिनिस्टर उनके हैं, उन्होंने पहले ही कहा है कि ऐसा वो करेंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि वो इन मुस्लिम ममालिकों पर अटैक कर रहे हैं, बल्कि वो वहाँ पे यूएस फोर्सेस को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैं कह रहा था, इस वक्त इसराइल और अमेरिका के साथ साथ कुछ और भी देश मिलकर ये जंग लड़ रहे हैं ईरान के खिलाफ। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से पलटवार किया, तो उससे सब हैरान हैं कि जिस तरीके से बहुत बड़ा नुकसान इस बार ईरान को हुआ। हालांकि ये एक सवालिया निशान है कि बार बार मिलिट्री लीडरशिप उनकी इसी तरीके से निशाना बनी। जब भी इसराइल ने अटैक किए, उनके टॉप मिलिट्री कमांडर्स मारे गए, और अब सुप्रीम लीडर जो है उनको असैसिनेट किया गया। तो एक बड़ा लॉस है। लेकिन अभी लगता है कि ईरान उससे क्विकली उभर गया, जिस तरीके से उन्होंने रिटाइलेट किया। और अभी खबरें ये भी हैं कि नेतन्याहू तक, हालांकि दावा है अभी कि उन तक उनके ऑफिस में कमांड किया। एब्सोल्युटली। तो अब देखना होगा कि वहां से क्या डिटेल सामने आ रही हैं। तो उसका मतलब है कि ईरान खामोश नहीं बैठा है, ईरान भरपूर ताकत का मुजाहिरा कर रहा है, जो भी कुछ उनके पास ताकत है। लेकिन अब देखना होगा कि उनके पास स्टॉक पाइल्स कितने हैं, यानी उनके पास मिसाइल्स, रॉकेट्स, ड्रोन कितने हैं। जितना ज़्यादा उनकी तादाद होगी उतना वो मुकाबला कर सकते हैं, और उतनी देर तक ये जंग छिड़ सकती है। क्योंकि ईरान के पास करो या मरो वाली बात है। या तो सरेंडर करना है, जो अमेरिका और इसराइल चाहेगा वो करना है, या तो फिर अपना दिफा करना है, मुकाबला करना है, और इसराइल और यूएस को दिखाना है यस अपनी एक साख। और उसमें भले ही उनको कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। हालांकि ये जो सुप्रीम लीडर थे वो हमेशा कहते थे कि उनकी जान जो है वो ज़्यादा ये नहीं है, वो मुल्क के लिए जो है किसी भी वक्त कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। ऐसा ही हुआ जिस तरीके से उन पे अटैक किया गया। हालांकि सवालात ये भी हैं कि बार बार इतना इंटेलिजेंस, खासतौर से अगर मोसाद की बात करें, यानी मोसाद ईरान के अंदर रह के हर कोई इंफॉर्मेशन ट्रैक कर रहा था। यही वजह है कि बार बार जब भी अटैक किए इसराइल ने, तो वो उसमें कामयाब हो गए असैसिनेट करने में टॉप लीडरशिप को, चाहे मिलिट्री लीडरशिप या डिफेंस मिनिस्टर, या अब जो टॉप लीडर थे सुप्रीम लीडर, उनको भी निशाना बनाया गया। लेकिन अब ये देखना होगा कि कितना सारा सामान इसराइल के पास बचा हुआ है, चाहे वो मिसाइल्स हैं, चाहे वो रॉकेट्स हैं, या फिर ड्रोन है। वही एक इस वक्त स्ट्रेंथ उनकी है।
जिससे वो इस वक्त मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन चूंकि पूरा मिडल ईस्ट इस गिरफ्त में आ गया है, क्या कोई प्रेशर बनता है जिस पे अमेरिका को फिर कहीं ना कहीं किसी टेबल पे आना होगा और कुछ कंडीशंस होंगी किसी भी बातचीत के लिए। अभी तो साफ यूएस ने या इसराइल का एक अलग ऑब्जेक्टिव है, यूएस का एक अलग ऑब्जेक्टिव है, ऐसा नहीं है कि दोनों मुल्कों का सेम ऑब्जेक्टिव है। तो अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को वो अचीव करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से अभी इसराइल लेबनान पे हमला कर रहा है, क्योंकि लेबनान में जो हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला कोशिश करेगा इसराइल पे अटैक करने की। तो उसका करेगा नहीं, हिजबुल्ला ने बताया मिसाइल दागे हैं, जिसमें इसराइल का ये दावा कि हमने ज्यादातर मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया। और आप हिजबुल्ला को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, हिजबुल्ला के पास भी रॉकेट्स हैं। हिजबुल्ला इज सिंपली, मैं ये कहूँगा कि अनऑफिशियल आर्मी ऑफ लेबनान, क्योंकि मैं लेबनान में वॉर कवर कर चुका हूँ। जिस तरीके से उन्होंने इसराइल के साथ जंग लड़ी तो बाद में सीज फायर करना पड़ा, जबकि हमास के साथ सीज फायर करने में इंटरेस्टेड नहीं थी इसराइल। हमास के साथ लगातार उन्होंने गाज़ा में, हालांकि वहाँ बहुत जानी नुकसान हुआ, छोटे छोटे बच्चे मारे गए, बुज़ुर्ग ख़वातीन मर्द वो मारे गए, मतलब ह्यूमन लॉस बहुत ज़्यादा हुआ, जो इंसानियत पे एक सवाल या निशान है। जब हम देखते हैं वो विजुअल्स तो दिल दहलता है, ये भी एक हकीकत है। लेकिन जहाँ तक हिजबुल्ला की बात है, हिजबुल्ला की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है हमास के मुकाबले में या हुटीज़ के मुकाबले में। और ईरान ने खुल के कहा है, फॉरेन मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, वो उनको सपोर्ट करते हैं, वो उनको एक एंटिटी समझते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, और वो ये कहते हैं कि वो उनके प्रॉक्सीज नहीं है, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो ये कह रहे हैं कि ये प्रॉक्सीज हैं। तो ऐसे में फिलहाल इसराइल के लिए चैलेंज ये भी है कि हिजबुल्ला के पास कितनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि हिजबुल्ला शेयर करता है बॉर्डर इसराइल के साथ। इसराइल और लेबनान बॉर्डर एक ही है, यानी वहाँ पे बहुत ईजी है अगर सामान होगा टारगेट करना, चाहे वो इसराइल लेबनान पे करे या लेबनान की तरफ से इसराइल पे अटैक हो। ईरान थोड़ा सा दूर है, वो गाइडेड मिसाइल्स लगा रहे हैं। उनकी ये कोशिश है इस वक्त के पूरे मिडल ईस्ट में वहाँ एरियाज़ टारगेट किए जाएं जहाँ पे भी यूएस फोर्सेस हैं या इसराइली फोर्सेस हैं, चाहे वो एम्बेसीज हों, वहाँ पे वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दायरा बढ़ता जा रहा है, और इसमें सिर्फ जंग नहीं है बल्कि काफ़ी इकोनॉमिकल लॉस भी है। अभी आप देखिए दुबई को सेफ समझा जा रहा था, लेकिन अब इस वक्त हर तरफ से दुबई जल रही है। आप बहरीन देखिए, आप कतर देखिए, आप जितने भी सऊदी अरब में जो अरामको जो तेल रिफाइनरी कंपनी, वहां पर ईरान ने मिसाइल दागे हैं, और उसके लिए कि वो अरामको जो कंपनी रिफाइनरी की तनुसरा इलाके में उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। जाहिर काफी बड़ा लॉस है। देखिए तेल की कीमतें आसमान छू रही है, कंपनियों में इसका नाम आता है। देखिए इसका हर चीज़ में मैं लास्ट टाइम कुवैत गया था और मैंने पता किया कि यहाँ पॉपुलेशन कितनी है। उन्होंने कहा कि 5.1 मिलियन, और उसमें से आप हैरान हो जाएंगे तकरीबन 8 लाख लोग तो भारत के काम करते हैं वहाँ पे। और आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज कितना आता है। ये पूरा जो मिडिल ईस्ट है, जो अरब कंट्रीज़ हैं, उनमें भारत के बहुत सारे लोग रहते हैं जो वहाँ पे कमाते हैं, अच्छा खासा पैसा उनको मिलता है और यहाँ अपने देश में वो खर्च करते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री अछूती रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही थी दुबई में, हर कोई वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद रहा था, जब इस तरीके के हालात बन जाते हैं तो एकदम से उस सब में गिरावट आ जाती है, नुकसान हो जाता है। जी बिल्कुल। अब मेरा सवाल रिफत यहाँ पे ये है कि किस हद तक वो रेड लाइन आखिर क्या होगी कि ईरान जो है अमेरिकी इंटरेस्ट या अमेरिकी बेसिस का हवाला देते हुए इन मिडिल्स के मामले पर हमले करते रहेगा, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन, कब तक आखिर? क्योंकि देखिए अब वहाँ से जो है रिटेलिएटरी एक्शन की कुछ सुगबुगाहट आने लगी है, जैसे स्टेटमेंट्स आए हैं कि भाई थोड़ा हिसाब से, तो क्या वो एक रेड लाइन तक ईरान पहुंच गया है कि जिसके बाद अगर ईरान कंटिन्यू करता है हमले को तो फिर हो सकता है कि ये मुल्क भी ईरान पर हमला कर दें? देखिए एक्सपीरियंस जो ईरान का रहा है यूएस के साथ डील करने में या इसराइल के साथ डील करने में, वो बहुत बुरा रहा है। क्योंकि आपको मालूम है कि जो जून में जंग हुई थी, मैं क्योंकि वो कवर किया है वो वॉर मैंने इसराइल और ईरान के दरमियान, मैं इसराइल जाके वहाँ से मैंने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट की है। वहाँ मुझे ये लग रहा था कि उस टाइम चाह रहा था इसराइल या अमेरिका की सीज फायर हो, क्योंकि उस टाइम इसराइल उस तरीके से तैयार नहीं था, यूएस उस तरीके से तैयार नहीं था। और 12 दिन की जो जंग चली तो उसमें इनिशिएट किया यूएस ने सीज फायर, और ईरान और इसराइल के दरमियान सीज फायर हुआ। काफी नुकसान अंदर इसराइल को हुआ था, उस टाइम टेल अवीव में नुकसान हुआ था, बीरशेवा इलाका जो है, हाइफा, काफी जगहों पे नुकसान हुआ था। तो और दूसरा, उस टाइम इतना अंदाजा नहीं था इसराइल को कि ईरान इतना स्ट्रांग हो सकता था। जो मिसाइल से वहां का आयरन डोम जो है वो इवेड कर गया, यानी जो भी टारगेट होते थे वो लगते थे कहीं ना कहीं। अगर 10 मिसाइल मारते थे तो 1-2 निशाने पे लग जाते थे। वो शायद अंदाजा नहीं था इसराइल को उस टाइम के आयरन डोम पूरी तरह से 100% ये जो है इंटरसेप्ट करेगा। तो जब उनको लगा कि मिसाइल निशाने पे लग रहे हैं, अंदरूनी थोड़ा सा ये लग रहा था कि लोग
तंग आने लगे थे क्योंकि सब कुछ बंद पड़ा था, कई दिनों तक बंद पड़ा था, और बार बार जब भी सायरन होती है तो इसराइल के लोगों को एकदम से अंदर आना पड़ता है, यानी सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो नॉर्मल लाइफ जो डिस्टर्ब पूरी हुई थी उससे बचने के लिए और फर्दर तैयारी करने के लिए मुझे लगता है कि इसराइल ने चाहा उस टाइम सीज फायर हो, वो हो गया। वो एक बिटर एक्सपीरियंस हो सकता है इस वक्त ईरान के लिए, क्योंकि इन्होंने अपने पैर जमाए, यूएस फोर्सेस आ गए, तकरीबन 45,000 के करीब जो है यूएस फोर्सेस मिडल ईस्ट में हैं। उन्होंने अपनी बेसिस स्ट्रॉन्ग कर दी, उन्होंने वारशिप्स लाए, उन्होंने लॉन्चर्स लाए, जैसे इब्राहिम लिंकन एक बड़ा ये जो है लॉन्चिंग ये जो है शिप है, एब्सोल्युटली, और भी काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स लाए। उनको पूरा मौका मिला 8 महीने का, जून से लेकर अभी तक 8 महीने हो गए। 8 महीने में उन्होंने पूरी तैयारी की और उसके बाद टॉक्स के साथ इन्वॉल्व किया। उसका मतलब था कि उनका मंशा था अटैक करने का और उन्होंने अटैक कर दिया। मतलब शायद तैयारी की, एब्सोल्युटली, उसके बाद गुमराह किया। तो क्या ईरान इस वक्त talks. किस पे भरोसा करे? अगर हम मान के चलते हैं कि अब यूएस की तरफ से कहा जाएगा सीज फायर करो, तो यूएस का अपना ऑब्जेक्टिव है, क्या उन्होंने अचीव किया? क्या ऑब्जेक्टिव ये था कि टॉप लीडरशिप को निशाना बनाना है? अगर उतना ही ऑब्जेक्टिव था, फिर उन्होंने ऑब्जेक्टिव अचीव किया, तो ये कहा जा सकता है कि किसी चीज़ पे टॉक्स हो सकती हैं। लेकिन यूएस कह रहा है कि ईरान को हम कभी भी न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देंगे, कभी भी न्यूक्लियर बम वहाँ पे बनने नहीं देंगे। और यूएस का ये दावा है कि रिसेंटली दावा किया था कि सिर्फ 1 हफ्ते के बाद वेपन तैयार हो सकता था। अगर ये चीजें हैं तो क्या ईरान, लेकिन रिफत वही यूएस है, जब उसने पिछली बार जो 12 रोज जंग हुई थी उसके बाद जब बस्टर बंकर बम गिराए थे उसने, तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि हमने सब कुछ एलिमिनेट कर दिया, हाँ, उन्होंने कहा खत्म कर दिया, फोर्डो पूरा उड़ा दिया। जब यूएस कह रहा है कि हमने खत्म कर दिया, उनकी ताकत खत्म कर दी, फिर वो कैसे? जबकि न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम की 3 अलग अलग साइट्स हैं, उसमें फोर्डो भी है। उन्होंने कहा था B-2 बॉम्बर भेज दिए, सब कुछ तबाह कर दिया, और वही स्टेटमेंट्स चेंज करते रहते हैं कि लेकिन उसमें विशाल एक अहम बात यह है कि क्या वो ऑब्जेक्टिव यही था कि सुप्रीम लीडर जो है या बाकी जो टॉप लीडरशिप थी उनको निशाना बनाना था? फिर उनका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, वो सीज फायर पे आ सकते हैं। लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम चलाने नहीं देंगे। देखिए वो क्या बंद हो गया, उसका मतलब है ईरान को 2 चीजें। रफत एक बात, मुझे एक सेंटेंस कंप्लीट करना चल रही थी, जो जेनेवा में जो बातचीत चल रही थी कि बिल्कुल जो चूंकि मस्कत के जो फॉरेन मिनिस्टर, उनका ये स्टेटमेंट है, रिकॉर्डेड ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि ईरान वाज रेडी, ईरान तैयार हो गया था कि ठीक है हम न्यूक्लियर के जो उसका अफजूदगी का अमल उसको हम रोक देंगे। देखिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये कोई वेपन बनाने के लिए एनरिचमेंट नहीं हो रही है, इसको टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वो बार बार ये कहते आए हैं, लेकिन यूएस उस पर भरोसा नहीं कर रहा है। यूएस ने साफ कर दिया है कि हम नहीं बनाने देंगे। क्या उसका मतलब अगर इस वक्त सीज फायर होता है, क्या ईरान तैयार है सरेंडर करने के लिए? नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर कर चुके होते। तो ईरान लड़ना चाहता है, ईरान अपनी साख्त बचाना चाहता है और भरपूर मुकाबला करना चाहता है, जो मैं यहां से समझता हूं, और उनके पास अभी ताकत है। मैंने कहा यह देखना होगा कि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, यानी अगर वो 10 मिसाइल दिन में खर्च करते हैं, क्या उनके पास और 5 तैयार करने की क्षमता है? यह देखने वाली बात होगी। अगर 10 ड्रोन मारे जाते हैं उनके, तो क्या और 10 वो तैयार कर सकते हैं? अगर 10 नहीं तो 5 तैयार कर सकते हैं। जितना उनके पास प्रोडक्शन होगी उतना ये लंबा खींच सकता है। हालांकि ईरान को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसराइल और यूएस खड़े खड़े तमाशा नहीं देखेगा, वो भी लगातार अटैक करने की कोशिश करेगा। उसका काउंटर करने के लिए, साथ साथ अटैक करने के लिए ईरान के पास क्या ताकत है, उसका हमें मुझे लगता है 2-3 दिन तक पता चल पाएगा। लगता तो यह है कि कम से कम 2-4 हफ्ते ये और लंबा खींचेगा, उसके बाद कोई बात हो सकती है, क्योंकि इसमें जो कंट्रीज इन्वॉल्व हुई हैं उनकी तरफ से भी थोड़ा सा यूएस पे प्रेशर डाला जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि मतलब अगर जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज जी, हैं, ये एब्सोल्युटली वो देखिए ईरान को तो वो ये कहेंगे कि आपको अटैक नहीं करना चाहिए था, आपने हम पे अटैक किया, जो भी है। लेकिन ईरान तो ये दलील मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ये भी कहेगा कि फिर आपने उनको जगह क्यों दी, क्यों इस मिडिल ईस्ट में यूएस को आपने ये मिलिट्री बेस बनाने दी? ये तो आपकी खता है, तो भुगत भी रहे हैं, हकीकत ये भी है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जो यूएस और इसराइल को लग रहा था कि शायद इस चोट से ईरान जल्दी नहीं संभलेगा, ईरान क्विकली संभल गया, और जो रिजीम चेंज करने की कोशिश की थी यूएस ने, वो उसमें लिटरली फेल हो गया, क्योंकि जो लास्ट टाइम वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, उनको लग रहा था कि किसी और को वो इंस्टॉल करेंगे। और आपने स्टेटमेंट ये सुना भी होगा, ये जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि हमने सीरिया में
सरकार को इंस्टॉल किया। जी। उन्होंने खुद ही कहा कि जो प्रेसिडेंट है उनको मैंने बनाया, वहाँ खड़ा किया। हो सकता है कि ईरान में भी वो ये करना चाहते थे, लेकिन उसमें उनको लगा कि सईद आयतुल्लाह अली खामनाई के साथ बहुत लोग हैं। आपने देखा कि कितने प्रोटेस्ट हुए, करोड़ों लोग जो हैं वो जमा सबसे बड़ी हुए बात हैं। ये है कि अब जो सिचुएशन है, प्रोटेस्ट जो हुआ था अब जो हो रहा है, अब जो उनके मॉर्निंग में जो लोग जमा हो रहे हैं, आप देखिए जो जिस मतलब कौम को या जिस नेशन को ये कहा जा रहा था कि वो मौजूदा इक़्तिदार में जो लोग हैं उनके खिलाफ है, मैं वो वही एकजुट हो गई। यानी वो डिवाइडेड नहीं हैं, इस एसेसिनेशन से वो यूनाइटेड हो गए हैं। और जो लग रहा था यूएस को कि वहाँ मैं दूसरे लोगों को खड़ा कर दूंगा और वो इस रिजीम के खिलाफ आएंगे, ऐसा नहीं लग। मैं वही कह रहा हूँ, तो स्टेटमेंट था कि अब आपके लिए मौका है, आप जाकर के सरकारी दफातर पर कब्जा कर मैं लें। वही कह रहा हूँ, न सिर्फ वहाँ बल्कि बाकी जगह पे जहाँ पर भी शिया पॉपुलेशन खास तौर से है। आप कश्मीर की ही बात करें, श्रीनगर में आपने देखा कि कितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट निकले, बडगाम का एरिया है, जितने भी, कारगिल में प्रोटेस्ट हुए, लखनऊ में प्रोटेस्ट हुए। तो उसका मतलब है कि ये न सिर्फ वहाँ पे सईद आयतुल्लाह अली खामनाई की डोमिनेंस या उनका एक रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था, बल्कि अक्रॉस द ग्लोब खास तौर से जहाँ जहाँ पे शिया पॉपुलेशन है, मैं तो ये कहूँगा, हालांकि सुन्नी भी जुड़े इसमें, सुन्नी भी जुड़े। तो आप देख रहे हैं जो कमेंट उनके फेवर में आ रहे हैं, ज्यादा उनमें से कई सुनी है, काफी बड़ी। मैं वही कह रहा हूँ, सुन्नी भी आगे आगे, न सिर्फ शिया। मैं कह रहा हूँ कि पर्टिकुलरली शिया जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अब सुन्नी भी इस सपोर्ट में आ गए हैं। अच्छा, बहरहाल एक मुस्लिम मुल्क पे जो है हमला हुआ। मुझे जरा आप ये बताएं, जो कि आप फिर से जा रहे हैं रिपोर्टिंग करने के लिए मिडिल ईस्ट में, आप मिडिल ईस्ट में जा सकते हैं, आप हो सकता है कि आप इसराइल भी जाएं। मुझे ये बताएं कि जंग के दरमियान पिछली बार जो आपने कवरेज की थी, इसराइल में आप गए थे, वहाँ से लेबनान से भी आपने कवरेज किया था, कितना ये चैलेंजिंग है ऐसे हालात में और इन दिनों में जबकि लगातार हमले हो रहे हैं और आप वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे? देखिए, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं, किस एरिया में। जब मैं पहले 2024 में लेबनान गया था तो एकदम से रॉकेट्स आ रहे थे, मिसाइल्स गिर रहे थे, मेरे सामने गिर रहे थे, मेरे ऊपर भी गिर सकता था। तो देयर इज़ नो गारंटी टू लाइफ, मतलब ये है कि कहीं पे भी हिट हो सकता है। अब आप वापस आ जाते हैं तो ये किस्मत की बात होती है, अगर नहीं तो इंसान मारा भी जाता है। आपने देखा कि गाज़ा में कितने सारे जर्नलिस्ट मारे गए, इवन लेबनान में कितने सारे मारे गए। एक हज़बिया का इलाका है, जब वहाँ पे जर्नलिस्ट को टारगेट किया गया तो मैं उसी एरिया में था। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि चैलेंजिंग ज़्यादा वहाँ पे। हालांकि इसराइल में बॉम्ब शेल्टर्स हैं, अगर इसराइल में, क्योंकि इसराइल में भी मैंने रिपोर्टिंग की है, जब इसराइल में कोई खतरा ऐसा होता है कि मिसाइल गिर सकते हैं या हमला हो सकता है, तो वहाँ पर इसराइल के शहरों में सायरन बजते हैं। सायरन बजना, शेल्टर्स में जाना और वहां रहना, ये पूरा प्रोसेस कैसे देखा आपने? देखिए, किस तरह से लोग भागते हैं और कितनी देर रह पाते हैं? देखिए, क्या होता है कि जब राडार ये करता है, डिटेक्ट करता है कि कहीं से मिसाइल लॉन्च किया गया है, तो एक सायरन आ जाती है, एकदम से सायरन बजती है। तो हर शहर में, और उसके अलावा मोबाइल फोन पे, स्क्रीन पे पूरा एक तो वाइब्रेशन हो जाती है, और उसके बाद एक रेड सा फ्लैश आ जाता है, मोबाइल फोन हिल जाता है, और उसमें भी सायरन बज जाती है। और उसका मतलब है कि क्विकली विद इन 5 मिनट्स आप किसी भी शेल्टर में जाइए। वहाँ इर्द गिर्द शेल्टर हैं, रोड्स पे भी शेल्टर हैं, हर बिल्डिंग में। वो इस जंग के लिए तैयार हैं पिछले 40 साल से। Is that number of shelters are enough? मोर देन एनफ, क्योंकि वहाँ क्योंकि पॉपुलेशन ही कम है। इसराइल छोटी सी कंट्री है, बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, हर बिल्डिंग में, मिडल में भी ये इस तरीके से सेफ रूम्स हैं, और उसके अलावा बेसमेंट एरिया जो देर रहते हैं वो, फिर से उनको क्या, जब तक फिर से कोई सिग्नल आता है कि अब आप बाहर आ सकते हैं? हाँ, फिर उसके बाद रेडियो भी लोग सुनते हैं, और उसके बाद मोबाइल फ़ोन पे भी आ जाता है कि आप बाहर आ सकते हैं। लेकिन ये भागदौड़ का सिलसिला लगातार जारी रहता है। जो पिछले 12 दिन वहाँ पे जंग हुई, उसमें भी, या उससे पहले जो लेबनान के साथ, हिजबुल्लाह के साथ, या हमास के साथ जंग के अंदर, मान लीजिए उनको अगर सपोज 1 दिन 2 दिन रहना पड़ गया, तो उनके पास इंतजामात हैं खाने पीने के, तमाम चीजों के? देखिए, उतनी देर तक रहना नहीं पड़ता है, क्योंकि एक बैराज ऑफ मिसाइल आता है, जब तक वो खतरा टलता है तब तक वो बाहर आ जाते हैं। तो ये प्रोसेस चलता है। लेकिन कल हमने देखा कि जो अटैक हुआ, जिसमें 9 लोग मारे गए इसराइल में, हाँ, तो वहां पे वो उसी में शेल्टर में थे। मैं वही कह रहा हूँ, यानी वो गारंटी के साथ कोई ये नहीं कह सकता है कि कहीं पे शेल्टर जो है वो सेफ है, कहीं पे जिंदगी जो है महफूज इतनी है कि कोई भी बॉम्ब असर नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लिए भी कुछ शेल्टर्स बनाए हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब्स के लिए भी कुछ शेल्टर बनाए हुए हैं। प्रोटेक्शन वाइज बाकी मुल्कों के मुकाबले में एटलीस्ट ये कहा जा सकता है कि एक ऐसा लगता है कि नहीं जी, किसी जगह शेल्टर है, मैं वहाँ पे सेफ हो सकता हूँ। वो चीज़ तो है, कोशिश वो करते हैं कि मिनिमम कैजुअलिटीज हों। देखिए, प्रॉपर्टी डैमेज, कोई डैमेज नहीं होता। और सवाल करना चाहूँगा कि अमेरिका ने क्या किया, इसराइल ने तेहरान पर कैसे हमले किए, कितना नुकसान हुआ, इन चीज़ों के बारे में जानकारी या उसके वीडियो क्लिप्स बड़ी जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं। अक्सर आप देखते हैं, चलता रहता है टेलीविजन वगैरह पे, हम लोग देखते हैं लोग। लेकिन इसराइल के अंदर नुकसान हुआ तो कि नहीं हुआ, कितना हुआ, ज़्यादा हुआ, कम हुआ, वो कुछ कम आ पाता है।
अगर जो भी हकीकत है नहीं भी हुआ है तो वो भी बात सामने आ गई, नहीं हुआ नुकसान, वो आपको क्या लग रहा है वहां रह करके आपके कैसे, हाउ दे आर मैनेजिंग टू डिसेमिनेशन ऑफ दीज आर विजुअल्स और इंफॉर्मेशन? देखिए, हर मुल्क का एक अपना सिस्टम रहता है, ऐसा नहीं है। देखिए, ईरान में भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं, कुछ नहीं दिखाई जाती हैं। इसराइल में भी कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं, या किसी जगह पे एक्सेस नहीं मिलती है। लेकिन बाय एंड लार्ज हमने देखा कि जहाँ जहाँ पे नुकसान लास्ट टाइम हुआ, तो मैं वहाँ पे गया। बीरशेवा एक इलाका है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, पूरी बस्ती वहाँ पे तबाह हो गई। इसी तरीके से एक आइनस्टाइन स्ट्रीट है, वहाँ पे नुकसान हुआ। टेल अवीव में नुकसान हो गया, और उसके अलावा हाइफा में काफ़ी नुकसान हुआ, जो जो बिल्डिंग्स वहाँ पे तबाह हुई। हालांकि मैं खुद जहाँ जहाँ पे गया, कई जगहों पे इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जाने नहीं दिया, पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी मैं वहाँ पे जाता रहा और मैंने कोशिश की कि वो दिखाएं हम जो रियलिटी है। लेकिन जहाँ तक भी एक जर्नलिस्ट को एक्सेस मिलती है, वो कोशिश करता है। जहाँ नहीं मिलेगी, वहाँ इंसान बेबस है, वहाँ आप चाहें भी तो नहीं जा सकते कुछ हैं। ऐसी खबरें थी कि वहाँ पर कुछ कोर्ट मार्शल जैसा कोई रूल होता है, मतलब ड्यूरिंग दिस ऑल वॉर आप वीडियो नहीं बना सकते या कुछ नहीं कर सकते, कुछ ऐसा वहाँ पर नहीं, एडवाइजरी लीगल लेवल पे कुछ है ऐसा? एब्सोल्युटली। कल भी उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की, जो अपने उनके सिटीजन्स हैं उनको कहा कि जो भी रॉकेट्स आएंगे कहीं पे भी, अगर बिल्डिंग पे वो लग गया तो उसका आप वीडियो ना बनाएं, और अगर बनाते हैं तो शेयर ना करें। यानी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर ना आए। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ें हों जो डिफेंस की हों। देखिए, हाँ, अगर वहाँ पे कहीं पे बस्ती में अटैक होता है, वो दिखाते हैं मीडिया को। अगर कहीं पे सिविलियन एरिया टारगेट किया जाता है, तो वो दिखाया जाता है और बताया भी जाता है, उसको ज़्यादा प्रोपोगेट किया जाता है। देखिए जी, ईरान ने एक बस्ती पे हमला किया, इनोसेंट्स पे हमला किया। लेकिन जहाँ जहाँ डिफेंस के एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा इस बारे में खबर बाहर ना जाए। चलिए, फिर हम लोग बात करेंगे। मुझे लगता है कि शायद अब बात आपसे जब हो रही होगी तो ऑन स्क्रीन शायद हो सकता है या तो आप लेबनान में हों, या शायद आप ईरान में हों, या शायद इसराइल में हों, जहाँ भी कहीं हो, आप अपना ख्याल रखते हुए और हम तमाम नाजरीन का ख्याल रखिएगा, ताकि हम तक सही और सटीक जानकारी पहुँचे। नहीं, मैं तो अपने नाजरीन से कहूँगा कि आप नेटवर्क 18 के साथ जुड़े रहें। कोशिश हमारी यही रहेगी कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, और जो भी खबर हो सही हो, और वही इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं जो रियली हकीकत पर मबनी होती है। और ग्राउंड ज़ीरो पे जब इंसान जाता है, जो देखता है वो ज़्यादा हकीकत पे मबनी होता है। और कोशिश यही हमारी रहती है कि वहाँ पे उस स्पॉट पे जाएं, उस इलाके में जाएं जहाँ भी कोई मुल्क एक्सेस देता है। देखिए, लास्ट टाइम भी मैंने कोशिश की थी ईरान जाने की, लेकिन ईरान ने वीज़ा नहीं दिया, तो उसमें हम बेबस हैं। काफ़ी लोगों ने कहा था कि ईरान जाना चाहिए, लेकिन जब तक, देखिए, आप किसी मुल्क में खुद अपनी मर्ज़ी से एंटर नहीं हो सकते हैं। मैं फिर से ये कहूँगा कि लास्ट ईयर भी मैंने कोशिश की थी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कोशिश की थी कि मैं ईरान जाऊं और ईरान से रिपोर्टिंग करूं, लेकिन ईरान ने वीज़ा प्रोवाइड नहीं किया। इस बार भी अप्लाई किया है, तो देखते हैं कि कहां तक एक्सेस मिलेगी। जहां पे भी देखिए, ईरान में चूंकि एक बहुत ये कहा जा सकता है कि एक नुकसान हुआ, क्योंकि सुप्रीम लीडर वहां के टारगेट किए गए, तो कोशिश हमारी रहेगी कि वहां पे भी जाएं। अगर पहुंच पाए तो आप तक वो ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट ज़रूर पहुंच जाएगी। विशाल, चलिए, बहुत शुक्रिया एंड टेक केयर। थैंक यू एंड देयर ऑल्सो। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बने रहे न्यूज़ 18 नेटवर्क के साथ। हमें दे इजाज़त।